नमस्कार। पिछला एक साल चीन और भारत के बीच कुछ ऐसा बीता जिसमें बार बार ऐसा लग रहा था कि क्या गड़बड़ हो रही है और कैसे ये सब गड़बड़ होती चली जा रही है। भारत बहुत मनोयोग से शिद्दत के साथ काम अपना करता रहा और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने के बाद भी भारत ने अपना आपा नहीं खोया और अपने आप को मजबूत करता रहा। चीन भी बहुत चालाकी से अपना काम करता रहा और बातचीत उसने की, कभी नहीं की और करने के बाद अपने वायदे को नहीं निभाया। लेकिन इस बार जब गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया और जिस तरीके से बयान दिया और जो सबूत हमारे सामने हैं, उससे ये लग रहा है कि चीन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हुई है। इस बारे में वीडियो भी आया है और राजनाथ सिंह ने बताया कि पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के आसपास पे दोनों पक्षों ने जो बहुत आगे बढ़ गए थे वो अपनी अपनी जगह पर आ गए हैं। और इस पूरे मामले पर मैं फिर कहूंगा, मैं किससे बात कर रहा हूं, वही एक शख्स जो चीन के मामले में एक अथॉरिटी माना जाता है, भारतीय सेना का उप सेना अध्यक्ष रह चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनरल गुरमीत सिंह की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने नवोदय टाइम्स पंजाब के से बातचीत करने के लिए समय निकाला। ये अब इतनी मेरे ख्याल से 11 दफे बातचीत होने के बाद में अब यहाँ पर मामला आया है, तो क्या ये हम समझे कि मामला खत्म हो गया है या ये समझे कि बहुत कड़ी नजर रखनी होगी और बहुत संभल संभल के कदम रखने होंगे? सबसे पहले आपको जय हिंद और अपने सुनने वालों को भी बहुत नम्रतापूर्ण जय हिंद बोलना चाहता हूं। देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और ये 9 महीने से ज्यादा के बाद 9 मिलिट्री लेवल मीटिंग के बाद में ये स्थिति हुई कि सबसे पहले ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि 9वें मीटिंग में जो दौर की बातचीत हुई थी और उसमें जो सहमति बनी थी उसके ऊपर दोनों भारत और चीन की सेना ईस्ट लद्दाख से डिसएंगेजमेंट की प्रथा शुरू करेंगी। और इस विचार के बाद ये जो खबर आई ग्लोबल टाइम्स की, इसके बाद में क्योंकि हमारा पार्लियामेंट चल रहा है तो उसके अंदर में रक्षा मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार में इसके बारे में बताया। बड़ी बात यह है कि उन्होंने मुख्य तौर से कहा कि हाँ, ये हमारा उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है कि नॉर्थ और साउथ बैंक पेंगेंगसो, जहां पर पिछले 9 महीने से ज्यादा से बॉर्डर स्टैंड ऑफ था, वहां से अभी जो डिसएंगेजमेंट है वो शुरू होगा। और ये भी कहा कि अगली जो मीटिंग है वो 48 घंटे के अंदर में होगी मिलिट्री लेवल के ऊपर में। और ये जो दोनों साइड ने ही इस वक्त में ये डिसाइड किया है कि ये जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है इसको बंद किया जाएगा और खत्म किया जाएगा। जो ग्लोबल टाइम्स है उसने कहा था कि एक सिंक्रोनाइज और ऑर्गेनाइज तरीके से डिसएंगेजमेंट होगा और भारत के रक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से ये बोला कि ये एक फेज तरीके से, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से और एक वेरिएबल तरीके से होगा। आपने 3 बातें बहुत ही सुंदर कही। आपने कहा कि क्या चाइना इसके लिए मजबूर हुआ है? हाँ, अगर आप बहुत बारीकी से देखें कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना मोर्चा पकड़ा, जिस प्रकार से उन्होंने 15 जून गलवान वैली के अंदर में अपना साहस, शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। देखिए, 26 जनवरी को इस साल में 1 महावीर चक्र और 5 वीर चक्र से जो सम्मानित किया उन वीर योद्धाओं को, उसे पता लगता है कि हमारे भारत ने किस प्रकार से उनको अपना आभार प्रकट किया। रक्षा मंत्री जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर में बहुत मैं कहूंगा बहुत स्पष्ट तरीके से हर एक सैनिक को और सेना को उनका जो उन्होंने कार्य किया है, भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सरहदों की रक्षा की है, उसके बारे में बहुत ही प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जो हमारी भारतीय सेना है, उन्होंने एक अलग से जो एक दृढ़ निश्चय दिखाया है और जिस प्रकार से इस चुनौती के ऊपर पे खरे उतरे हैं, उसके बारे में पूरे राष्ट्र को पार्लियामेंट में उन्होंने बताया। क्योंकि अभी जो आपने ये कहा कि खत्म हो गया है,
तो मैं कहूंगा कि ये पूरी चुनौती खत्म नहीं हुई है, जो खत्म है डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया है और ये दोनों साइड से सिमिलर एक्शन किया जाएगा और म्यूचुअल और रेसिप्रोकल तरीके से ये कदम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये जो है वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ढूंढा है इस ट्रीटमेंट के लिए। और उन्होंने एक बहुत मुख्य बात कि भारत ने इस स्थिति में नॉट कंसीडर्ड, और ये कहा उन्होंने एकदम बहुत स्पष्ट रूप से कि अभी भी कुछ इशू है जो डिप्लॉयमेंट और पेट्रोलिंग के बारे हैं, जिसके बारे में अभी डिस्कस करना बाकी। इसीलिए जो मिलिट्री मीटिंग होगी उसके अंदर में इसके बारे में विस्तार से बातचीत भी होगी। लेकिन एक बात है कि उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे जो इश्यूज हैं बाकी हैं, और एक विशेष बात ने कहा कि अभी भी इस लद्दाख में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना का एडवर्स पोजीशन है, जो एक्साइटेड एरिया है, जो शक्सगम वैली है, जो पाकिस्तान ने चीन को 5,180 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है वो दी गई है, वो भी बाकी है। और इसके अलावा चाइना बार बार जो हमारा ईस्टर्न थिएटर है अरुणाचल प्रदेश, उसके अंदर में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के बारे में बात करता रहता है, क्लेम के बारे में करता रहता है। तो ये बाकी चैलेंजेस बाकी हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। और आपने कहा कि चुनौती के बारे में, मैं कहूंगा कि ये भारत को बहुत ही कॉशन की जरूरत है कि हम अलर्ट रहे। जिस प्रकार से चाइना ने 15 जून को पिछले साल में मैं कहूँगा कि उन्होंने ना केवल स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन एग्रीमेंट है उनका भी डिसरिस्पेक्ट किया, तो उनके ऊपर में भरोसा करना आसान नहीं है। और जो भरोसा है ना, जो टूटता है, उसको बनने के लिए बहुत समय लगता है। इसके लिए चाइना को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हमको एकदम कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा कि अपनी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, स्किल्स है और जो हमारी प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस है, उसको एकदम बरकरार रखना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर ये टॉक्स और नेगोशिएशन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है, तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो सैन्य शक्ति है, जो के लिए हमारा एकदम रेडीनेस है, उसी के कारण हुआ है। जिस प्रकार से हमारा लीडरशिप ने ये पूरे किया, चाइना जो सुरक्षा की स्थिति थी, जिस प्रकार से उस चुनौती पर खड़े उतरे हैं और जो एक अलग ही एक निश्चय दिखाया है, रिजॉल्व, नेशनल विल और हार्ड डिसीजन लेने का एक उदाहरण पेश किया है भारत की लीडरशिप ने, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। और इससे पता चलता है कि देश एकदम नए रास्ते पर हमारे लीडरशिप और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर निकल पड़ा है। एक चीज ये बताइए साहब, चीन की वल्नरेबिलिटी को लेकर के सवाल उठते हैं। क्या चीन ऐसी स्थिति में, मुझे नहीं याद पड़ता कि क्योंकि चीन के साथ तो 14 देशों के साथ में उसके रिश्ते, सीमाई रिश्ते खराब चल रहे हैं और उसको लेकर के अक्सर विरोधाभास की खबरें आती रही हैं। तो क्या चीन की, अब सवाल ये उठेगा कि चीन की वल्नरेबिलिटी को लेकर के क्या चीन अब उतना मजबूत नहीं दिखता है, या क्योंकि ये पीछे हटने का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया को देख रही है, ये सिर्फ भारत के साथ संबंध नहीं है, पूरी दुनिया इसको किस तरीके से समझेगी और उसकी जो छवि उसने बनाने की कोशिश की है वो कितनी टूटती हुई नजर आती है, कितनी अलग होती नजर आती है। अखुल जी, ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि चीन की वल्नरेबिलिटीज क्या है। अगर हम इसको विस्तार में देखें तो चीन की वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उनके 14 लैंड बॉर्डर्स हैं और भारत और भूटान के अलावा उसने कोशिश किया बाकियों के साथ सॉल्व करने की, लेकिन पूरी तरह से सॉल्व नहीं है। अगली बात यह है कि उसके 8 मैरीटाइम बॉर्डर हैं। जैसे पता चलता है कि साउथ चाइना सी में उसने 9 डैश लाइन बनाई है और 8 मैरीटाइम जो उनके नेबर्स हैं उनके साथ में उसके ऊपर भी उनका डिस्प्यूट है। और 2020 ने और कोविड के जो काल रहा है, महामारी का काल, उसने चाइना की जो वल्नरेबिलिटीज है उनको बहुत
खुलेआम पूरे दुनिया को दिखा दिया है। पता चलता है कि उनकी ताइवान के ऊपर में क्या वर्नेबिलिटी है। वो तो वैसे पूरा दुनिया को वन चाइना प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, लेकिन जितनी कितनी बार उसने ताइवान का जो एयर स्पेस है उसको वायलेट करने की कोशिश किया है, किस प्रकार से उसने जो ताइवान स्ट्रेट है उसके ऊपर में बिलिजरेंस की एक्टिविटी किया है। ईस्ट चाइना सी, जापान के साथ में उसकी वर्नेबिलिटी है। पूरे साउथ चाइना सी एक और क्योंकि जिस प्रकार से उसका अमेरिका के साथ में कोल्ड वॉर रहा है, उसने भी एक कोल्ड वॉर में एक हाई लेवल इख्तियार कर लिया है। आज के दिन में आप देखें तो जिस प्रकार अमेरिका ने अपना यूएसएस जो नेवल उसका एयरक्राफ्ट बेड़ा है और उनको किस प्रकार साउथ चाइना सी में उतारा है, तो पता लगता है कि उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम उसके अंदर देखें तो उसकी वल्नरेबिलिटी उससे भी ज्यादा है, उसकी इंटरनल स्टेबिलिटी है। जिस प्रकार से कोविड के टाइम पर चाइना ने बहुत बड़े ब्लंडर्स और गलती की हैं, और इसके अलावा शिनजियांग, तिब्बत, हांगकांग, आप पूरे तरीके से देखें तो उसकी वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ी जो अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी वल्नरेबिलिटी है तिब्बत। उसका जो हमारे भारत के साथ में जो बॉर्डर इशू है वो पिछले 70 साल से भी ज्यादा हो गया, सॉल्व नहीं किया गया है। जो क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज जो क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज है वो भी पूरी नहीं हुई है। सिर्फ मिडिल सेक्टर यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाके का ही परसेप्शन चेंज किया है, अभी ईस्ट लद्दाख और ईस्टर्न थिएटर का नहीं किया है। इसके अलावा एक और मुख्य बात है कि क्योंकि जो चाइना ने कार्रवाई की 2020 के अंदर ईस्ट लद्दाख के अंदर, और जिस प्रकार से उसके ऊपर में भरोसा टूटा है पूरे विश्व का और भारत का, पूरे विश्व का तो टूटा क्योंकि उसने कोविड-19 के अंदर में इतना बड़ा झूठ बोला और वुहान से शुरू हुआ था। और ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग मरे हैं कोविड के संक्रमित हुए हैं, उसमें एक जाने ना जाने एक जो ब्लेम सा जाता है चाइना को, उसके कारण भी उनकी जो स्थिति है, छवि है, उसके ऊपर बहुत असर पड़ा है। और ये जो इसने ईस्ट लद्दाख में किया है और भारत का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है और जिस प्रकार से बढ़ रहा था, ये इसके ऊपर में बहुत ज्यादा असर किया है। और रक्षा मंत्री जी ने भी एक स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो तभी होती है जब बॉर्डर एरिया के ऊपर में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगी। और जो 2020 में चाइना की एक्टिविटीज के कारण में बहुत इम्पैक्ट हुआ है। मैं तो कहूंगा कि उनकी वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और उनकी जो छवि थी एक बिलियन प्लस देश की, एक ओल्ड सिविलाइजेशन की, क्या ओल्ड सिविलाइजेशन इस प्रकार से काम करता है कि जब महामारी है आप दूसरे देशों में इस प्रकार की करें, तो ये काफी इसके ऊपर में असर करेगा। और ये चाइना की जो स्टैंडिंग है, जो उसकी छवि है, उसके ऊपर में एक मुख्य तौर पर इसका काफी असर पड़ेगा। तो सर इधर ये देखने को आया है कि तिब्बत में भी चीन जो करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा है। चीन तिब्बत के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग बहुत शिद्दत के साथ अपनी बातें रखते रहे हैं, एक लगभग तनातनी के माहौल में रहे हैं। तो क्या वहां पर भी जो अभी की आज की तारीख में भी चीन जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, इसका भी चीन की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है? अक्कू जी आपने बिल्कुल अक्कू जी आपने, आपका जो प्रश्न है और जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है। देखिए चीन की जो विस्तारवादी नीतियां रही हैं उसके प्रति चीन ने 1950 में तिब्बत को एनेक्सेशन करने का काम शुरू कर दिया था, और तभी से चीन एक तिब्बत के अंदर में जो अत्याचार, सिनोसाइजेशन और जिस प्रकार से कंट्रोल करना चाहता है, इसके लिए इन्होंने जो तिब्बत के स्थानीय लोग हैं जो बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर में जिस प्रकार से अत्याचार किया है, जाति की है, उनके ऊपर में बहुत ही सख्त कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो वहां पर भी अभी जो आवाजें हैं तिब्बत की वो उठ चुकी है। देखिए जो चीन का विस्तारवाद है ये शुरू हुआ तिब्बत से, और वहां से चलकर ये अक्साई चीन के अंदर में भी इन्होंने अपना
विस्तारवाद के जो इम्प्रिंट्स हैं वो दिखाए। और मैं कहूंगा कि जो अप्रैल 2020 का ईस्ट लद्दाख का जो चाइना की कार्रवाई है, ये उसी प्रथा, उसी कोशिश और उसी की कड़ी में एक कदम था कि एक्सपेंशनिज्म में, इस्लामिसाइजिंग में ये आगे बढ़कर जमीन हथियाना चाहते हैं। और लेकिन जिस प्रकार अभी भारत ने अपना एक रुख बदला है, एक स्टैंड लिया है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप नवंबर 2019 का सर्वे ऑफ इंडिया का मैप देखेंगे, जिसके अंदर में लेह लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का जो सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है, उसमें बहुत क्लियर दिखाया गया है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब भारत ने ऑलरेडी चीन को एक बिल्कुल क्लियर लफ्जों में एक चुनौती दे दी है कि अक्साई चीन एक न एक दिन वापस लिया जाएगा। अभी आपने बात की तिब्बत की भी जो अंदरूनी हालत है वो काफी टर्बुलेंट है, और हाल ही में अमेरिका ने भी एक 15 पॉइंट प्लान बनाया था, जिसके अंदर में तिब्बत को भी मुख्य इसके बारे में कहा है। और एक बात नाजुक है, लेकिन हुआ है कि जो एसएफएफ का एक जो उनके ऑफिसर साहब ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इन्हीं बॉर्डर स्टैंड ऑफ में, उससे एक और पहलू हुआ है कि तिब्बत के जो लोग हैं वो किस प्रकार एक सेना शक्ति और उनका जो सैन्य बल है उसका भी एक बहुत अच्छा रूप सामने में आया था। और अभी तो जो एक धैर्य होता है ना भारत का, वो टूट चुका है, चाहे वो पॉइंट ताइवान का हो या तिब्बत का हो। और मैं कहूंगा कि चीन ने अपने आप से ये एक बहुत बड़ी गलती किया है कि जो 2020 में जिस प्रकार से उन्होंने एक एलएसी के स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, जो पुराने 5 एग्रीमेंट से उनको उनकी डिसरिस्पेक्ट की, उससे जो एक भारत का धैर्य टूटा है, उसमें तिब्बत के ऊपर में पूर्ण सोच विचार अवश्य होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मैं कहूंगा कि अभी जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर में भारत के रक्षा मंत्री जी ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो मुख्य अक्साई चीन का इलाका है उसका जिक्र किया है, तो ये पूरे भारत के दिमाग में है कि ये इलाका चाइना के एडवर्स पोजीशन में है। तो उसी के साथ में लगता है जो तिब्बत है, इनफैक्ट मैं तो ऐसा भी कहूंगा कि भारत में बहुत ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो कहते हैं कि हमारे को इंडिया चाइना बॉर्डर की जगह में इंडिया तिब्बत बॉर्डर कहना चाहिए। लेकिन देखिए, आज 12 फरवरी का दिन है, आज चाइना का नए वर्ष की शुरू होता है। इस नए वर्ष के ऊपर में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारत की जो सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसमें ये पॉइंट अहम है। और हम चाइना के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चाइना ने 2020 में किया, और अभी हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि अभी जो स्टैंड ऑफ है उससे डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अवश्य ही ये भारत के जहन में है कि तिब्बत के लोगों को आजादी मिलनी चाहिए, वहां पर जो अत्याचार हुए हैं वो बंद होने चाहिए, और ये जो चाइना की विस्तारवादी नीतियां हैं ये अवश्य से बंद करना चाहिए। चीन के साथ में जितने देशों के तनाव हैं, सीमाई विवाद हैं, मेरे ख्याल से किसी और देश, विश्व में किसी और देश के साथ इतने विवाद नहीं है। चीन की एक रणनीति रही है कि वो बॉर्डर को कभी भी रेखांकित नहीं करता है कि ये हमारी सीमा, ये तुम्हारी सीमा, और उसको वो हमेशा लटकाए रखता है रहा है। भारत के साथ भी उसने ऐसा ही किया है, अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही किया है। लेकिन क्या आज के हालात को लेके कोई छोटी सी संभावना आपको दिखती है कि चीन अब सीमा विवादों को हल करने की स्थिति में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, या वैसे ही तनातनी के दौर चलते रहेंगे? अक्कू जी, आज की जो इस क्षण की जो सच्चाई है वो ये है कि चीन को एक बहुत बड़ा सबक मिला है, और उस सबक से जो मंथन होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये दोनों देशों के लिए जरूरत है कि हम एलएसी क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज को दोबारा शुरू करें। जब भारत के प्रधानमंत्री जी 2015 में चाइना गए थे तो उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था
कि जो एलएसी क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज बंद है उसको दोबारा शुरू किया जाए। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि चाइना ने एक सबक सीख लिया है कि जब तक हम एलएसी क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज नहीं चलाएंगे तब तक इस प्रकार के फेस ऑफ, वायलेंट फेस ऑफ और बॉर्डर स्टैंड ऑफ होते रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि 2013, 2014, 2017 डोकलम और फिर 2020 में जो पंगेंगसो लेक और ईस्ट लद्दाख में हुआ, ये होते रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा सबक ये है कि एलएसी क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, देखिए, जो बॉर्डर इशू है उसको एक ना एक दिन तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अभी जो चाइना का जो सोच विचार है इसके बारे में अवश्य बदलेगा। वैसे तो जो बॉर्डर इशू है इंडिया चाइना का, ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वेक्स्ड है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बॉर्डर एरिया एलएसी के ऊपर में एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चल रही थी, उसको जो भंग किया है चाइना ने, उससे ये बात पक्का हो गई है कि उन्होंने एक भारत को बहुत बड़ी चुनौती दी है। भारत का जो चाइना के प्रति ट्रस्ट था वो तोड़ा है, और भारत का जो अभी एक विश्व रूप उससे उगेगा, और जिस प्रकार से भारत की सैन्य शक्ति और भारत का हर एक ऑल गवर्नमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पार्ट जिस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा। और अभी परिस्थितियों के कारण चाइना को बॉर्डर इशू सामने लाना पड़ेगा। और मैं एक बात कहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से चाइना ने जो एग्रीमेंट थे हमारे 5 उनके साथ में, उनकी डिसरिस्पेक्ट की है 15 जून को और पिछले 9 महीने में, और उन्होंने जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन था उसके अंदर में स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की थी, उसके आधार को ही खराब किया, और इसलिए वहां पर अशांति सी रही। और मैं ऐसा सोचता हूं कि दोनों देश को मिलकर एग्रीमेंट्स को नए रूप से देखना पड़ेगा कि अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक किस प्रकार एग्रीमेंट होने चाहिए। और मैं आने वाले समय में 3 आवश्यक चीज देखता हूं। पहला कि एक एलएसी क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज दोबारा से शुरू की जाए जो रुक गई थी ईस्ट लद्दाख के मामले में। दूसरा बात कि बॉर्डर इशू जिसके ऊपर में के ऊपर में इस बार जो रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई है उसको आगे बढ़ाया जाए और एग्रीमेंट्स को एक नई नजर से उसको देखा जाए। ये 3 कदम अवश्य ही होंगे। जब से अमेरिका में जो बाइडेन ने सत्ता ग्रहण की है, एक ये अक्सर सवाल उठता रहा है कि चीन, जैसे ट्रंप के साथ चीन के संबंध थे ट्रंप सरकार के दौरान में, क्या अब जो बाइडेन का दबाव चीन पर वैसा ही रहेगा जैसा ट्रंप के कार्यकाल में रहता रहा है? ये इस समय का, इस क्षण का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूएस चाइना का जो रुख है उसमें बदलाव आएगा। देखिए, कल की ही बात है कि यूएस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बिडेन साहब ने चाइना के शी जिनपिंग साहब से पहली बार बात की और 2 घंटे बात की उन्होंने टेलीफोन के ऊपर में। और मुख्य तौर से जो चाइना और अमेरिका है, इनके अंदर में एक कोल्ड वॉर पहले ही काफी बड़े लेवल के ऊपर में चल रहा है, और जिस प्रकार की स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जिस प्रकार अभी पूरे विश्व का जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी, जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, जो साउथ चाइना सी के आसपास के इलाके में जिस प्रकार से अभी बढ़ गया है, ये अभी उसी रास्ते पर ही। सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, अगर हम देखें तो इस वक्त में जो वेस्ट एशिया है वहां पर, और ये चाइना सी का इलाका और चाइना के विषय के ऊपर में। एक्चुअली अगर हम 2020 को बहुत बारीकी से देखें तो 3 चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पहला तो जिस प्रकार चाइना ने एक ब्लिजर्ड ऑल फ्रंट के ऊपर में एक बहुत ही वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट किया था। दूसरा पाकिस्तान का जो चैलेंज है, और तीसरा जो टर्की ने जिस प्रकार से फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर में, के आधार के ऊपर में जो आर्मेनिया, अजरबैजान के जो लड़ाई हुई उसमें, और इसके अलावा ईरान और
यूएस की जो आपस में संबंध है उनको लेकर, ये चुनौतियां हैं जियो स्ट्रेटेजी की, जियो पॉलिटिक्स की। और मैं ऐसा सोचता हूं कि इन सब को अगर देखा जाए तो जो यूएस है उसकी जो सुरक्षा के बारे में पॉलिसीज हैं वो बाई पार्टीसन ही रही हैं। चाहे वो ट्रंप का जमाना था, जहां जहां उनकी नीतियां थी, जहां अभी बिडेन साहब का होगा। अभी जो राष्ट्रपति बिडेन साहब हैं ये बहुत गहरे पॉलिटिशियन रहे हैं। इनका जो फॉरेन पॉलिसी और इन विषय के ऊपर में बहुत ही गहरा ज्ञान रहा है। इनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो चाइना की चुनौती है वो अवश्य और यूएस के सामने में है। मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार से अभी पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन में आया है, ये अभी इस इलाके में ही रहेगा, क्योंकि चाइना अपना जो उनका जो बिलिजरेंस है, उनकी जो अग्रेसिवनेस है, उसमें कोई भी बदलाव नजर नहीं आता है। एक अंतिम सवाल, इधर म्यांमार में जो कू हुआ है उसको देखते हुए भारत की स्थितियां कैसी हैं, और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि उसकी सीमाएं जुड़ती हैं और वहाँ के मतलब जितना भारत नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवादी गतिविधियां रही हैं और जो भारत का म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते रहे अपेक्षाकृत, समझौता रहा है जिसमें वो क्योंकि 1640 किलोमीटर की सीमा लगती है, और जो समझौता है उसके हिसाब से वहां भारतीय सेना 30 किलोमीटर तक जा करके जो उग्रवादियों को लेकर के जो अपना अभियान भी चला सकती है वो समझौते में। लेकिन अब जब आंसुई की सरकार मतलब उन पर नहीं है, सेना का वो वहां कू सेना ने कू कर दिया है तथा पलट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में भारत को कितना सावधान रहना होगा। और क्योंकि म्यांमार में पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है, बहुत साल हम दोनों देश लगभग साथ साथ आजाद हुए, लेकिन वहां 40 साल सैनिक शासन का सत्ता रही है। इधर सूकी तो जो है वो तीसरी बार अब शपथ लेने वाली थी लेकिन नहीं ले पाएंगी वो। तो अब आपको क्या लगता है भारत को कितना सतर्क रहना होगा और किस तरीके से वहां पर नजर रखनी होगी, क्या गतिविधियां रहने वाली है वहां की? अखुद जी, म्यांमार में जो हुआ है ये डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब हुआ है। ये जिस प्रकार से वहां पे लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का भाव बढ़ रहा था वो बहुत अच्छा था, और ये म्यांमार के लिए बहुत एक रिक्वायरमेंट था कि इतना देर जो मिलिट्री रूल है वो खत्म हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी बढ़ रही थी। लेकिन ये जो हुआ है, ये जो मिलिट्री कू हुआ है, इसके पीछे में चाइना का क्या हाथ है, उसका क्या इंटरफेरेंस है, किस प्रकार से चाइना इस इलाके के अंदर में इंटरफेयर करेगा, ये देखने वाली बात है। मेरे को एक मौका मिला है, मैं म्यांमार में 7 दिन के लिए गया था एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए, और मैं ऐसे सोचता हूं कि चाहे जो मिलिट्री रूल है उसके अंदर में भी जो भारत के रिश्ते हैं उसके ऊपर में खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार से म्यांमार ने भारत को हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की काउंटर इंसर्जेंसी है उसके अंदर में सहयोग किया था, इंटेलिजेंस में उनके इलाके में जाकर ऑपरेशन करने के लिए, एक बहुत बड़ी बात थी और एक पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल था कि किस प्रकार दो पड़ोसी देश आपस में मिलकर इंसर्जेंसी को खत्म करना चाहते हैं। और ये जो अभी मिलिट्री रूल के कारण इसके ऊपर में हमारे रिलेशन के ऊपर क्या असर करेगा, ये थोड़ा देखना की बात है, क्योंकि सबसे पहले शक होता है कि चाइना इसमें क्या इंटरफेरेंस कर रहा है। अगर आप एक बड़े स्तर से देखें तो हमारे ईस्ट की तरफ में म्यांमार में मिलिट्री रूल और वेस्ट में तो सदा ही जो मिलिट्री रूल रहा है पाकिस्तान का, ये दोनों, और इसके अंदर में चाइना का क्या कॉल्यूसिवनेस है, इंटरफेरेंस है, इसको थोड़ा देखने की जरूरत है। लेकिन एक बात पक्की है कि भारत को अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, उसके ऊपर में एकदम फोकस रहना चाहिए और हर एक चुनौती के लिए अलर्ट रहना चाहिए। और मैं ऐसे सोचता हूं कि हमारे जब म्यांमार में मिलिट्री रूल था तब भी हमारे रिश्ते उनके साथ में बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी जो स्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से चाइना अपने जो भी देश है, जिस प्रकार हमने देखा कि उन्होंने
2020 में नेपाल के अंदर में किस प्रकार से इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा था और किस प्रकार से उनका पाकिस्तान के साथ में नापाक गठबंधन है और इसी प्रकार म्यांमार में उनका कैसे होगा, ये एक मुख्य चीज है भारत को देखने के लिए। इसलिए हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो उनके ऊपर में एक मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और किस प्रकार से स्थिति बदलती है और उनकी नीतियों के ऊपर असर होता है, इसको देखने की अवश्य ही जरूरत है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के ऊपर में एक असर डाल सकता है अवश्य। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हमें बहुत तीखी नजर रखनी होगी, और खास तौर से क्योंकि चीन की गतिविधियां वहां बहुत रही हैं, और चीन हम वहां बहुत सारा डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, एक बंदरगाह को लेकर के भी हमारा काम चल रहा है, लेकिन चीन की नजर कैसी होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत आभार आपका इस पूरी स्थितियों को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।